वेलकम बैक दोस्तों। मैं प्रज्ञान पाठक पीएनपी वन डे टारगेट एग्जाम पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने जैसा कि बताया था कि सोशल स्टडी की क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूं और जल्दी ही मैं स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए मैंने आज से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को शुरू करने की जो है निर्णय लिया है, शुरू करने का निर्णय लिया है। ये जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, बेसिकली मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स में क्या आता है क्या नहीं आता। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर सुपर टेट केवीएस एसएससी रेलवे की जो जीएस के पोर्शन होते हैं उनको ये कवर करेगा। और जो इंटरमीडिएट में बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स को पहले मैं कवर कराऊंगा, फिर बाद में मैं बताऊंगा क्यों ऐसा कराऊंगा, बाद में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी देगी, कहीं कुछ छूटने नहीं पाएगा आपका। ये जब भी होगा बोर्ड वाले बच्चों के लिए मेरा ये डिलीवर मैं कर रहा हूँ ये बात अपनी, कि आप लोगों का जब भी होगा लेवल इनहेंस ही रहेगा, जो कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काम आएंगे। जैसे आपको बीकॉम एंट्रेंस नहीं देना होगा तो इकोनॉमिक्स चाहिए, तो उस इकोनॉमिक्स बीकॉम एंट्रेंस तक इकोनॉमिक्स को कवर करेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। ये नहीं कि हमारे सिलेबस से ज्यादा पढ़ा रहे हैं या हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। आपका सिलेबस तो छूटेगा ही नहीं, पहली बात तो कवर होने की बात छोड़ दीजिए। रह गई बात कि आपके एक सिलेबस से कुछ ज्यादा जाएगा तो आपको डाइजेस्टिबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्टिबल ना हो। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोग लगे रहेंगे। और मेरे छोटे भाई जो कक्षा 12 में है, क्लास 12 में है और पढ़ते हैं, एक्चुअली इकोनॉमिक्स की सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज होती है, तो सो प्लीजफुली सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट डोंट हैव एनी रीजन टू वरी। दिस इकोनॉमिक्स पोर्शन कवर टू ऑल ऑफ यू। So let's start the economics today and understand what is the economics, how economics concept comes out, and what is the macroeconomics. Okay, comes and concentrate here. देखिए, इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे अर्थशास्त्र इतना समझते होंगे। इकोनॉमिक्स यदि मैं देखूं तो दो तरह की होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होती है? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, और मैक्रो का अर्थ होता है लार्ज। दोस्तों, आपके बीएचयू एंट्रेंस में, एसएससी के एग्जाम में, आपके रेलवे के एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि इकोनॉमिक्स दो तरह का होता है, माइक्रो और मैक्रो। ये तो सही है, पर ये बात बताई होगी किसी ने ना, तो ये बात किसने बताई है इसके बारे में पूछता है। दोस्तों, ये बात एक हमारे अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रेगनर फ्रिक्स। रेगनर फ्रिक्स महोदय ने बताया कि इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो और मैक्रो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें तो नहीं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये रेगनर फ्रिक्स ने कहा है, ये बात आपके एसएससी के एग्जाम में, बीएचयू एंट्रेंस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है। दोस्तों, हमें अब ध्यान देना है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। आखिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो कुछ अंतर होगा, कुछ डिफरेंस होगा तभी है। हाँ दोस्तों, अंतर है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। एक्चुअली आप यहां ध्यान देंगे, माइक्रो एक लैटिन वर्ड है, MICRO। एक ऐसा वर्ड है, यह है लैटिन वर्ड। इस लैटिन वर्ड माइक्रो का
अर्थ ही होता है स्मॉल। पूछ ले माइक्रो शब्द कहां से ओरिजिन में आया, तो आप बताएंगे माइक्रो, माइक्रो एक लैटिन वर्ड है, उसी से बना हुआ है। सेम इसी तरह मैक्रो भी एक लैटिन वर्ड है, मैक्रोज, मैक्रोज से बन के बना है। किससे बना है? मैक्रोज से। मैक्रोज, मैक्रोज कैसा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। कैसा है? लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड से मैक्रोज मिलकर बना है। मैक्रोज का अर्थ होता है लार्ज। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यदि पूछे माइक्रो का अर्थ छोटा या स्मॉल होता है, ये किस वर्ड से लिया गया है, तो आप बोलेंगे लैटिन वर्ड माइक्रो से। और मैक्रो का अर्थ लार्ज या बड़ा होता है, ये किस वर्ड से लिया गया है, तो आप बोलोगे मैक्रोज, जो कि लैटिन वर्ड है, इसका मतलब लार्ज होता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है माइक्रो और मैक्रो में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। concept of micro and macro is a relative concept। कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मतलब ये मैं नहीं बता सकता कि क्या है, क्या छोटा है और क्या बड़ा है। What one is small and what one is large, I cannot explain without relating to each other. If there are several things, यदि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, then I can explain which one is small, which one is large. But there are a single thing, how can you say this is small or this is large? It's your perception, not dear. It's your perception. But I think this is small, it means I can see a large thing also. So please concentrate here and understand the meaning of relative concept about micro and macro. Please take screenshot, I will remove it, I will wipe out. Okay? Please take screenshot. माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है क्या। एक लेमन लैंग्वेज में ही समझ पाएंगे हम कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का थोड़ा कम कॉन्सेप्ट और अपना घरेलू एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं। आइए देखते हैं। आप मान लो कि आप वाराणसी में रहते हो। कहाँ रहते हो? ये एक प्लेस हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ वाराणसी में कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे मैं वाराणसी के लंका एरिया में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? लंका एरिया में। आप बताना भाइयों कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। आप बोलोगे दिस वन इज स्मॉल एंड इट इज लार्ज। पहले मैं नहीं बता सकता वाराणसी छोटा या बड़ा, मैं पहले नहीं बता सकता था, लेकिन मैं कैसे बताया, मुझे पता चला कि लंका क्षेत्र में मैं रहता हूँ। मैं पूछूं दोनों में से बड़ा कौन है, तो आपको लंका तो बहुत छोटा है, एक बनारस का एक हिस्सा है, बनारस तो बहुत बड़ा है। पर मैं अब आपसे पूछूं बेटा जी आप बनारस में रहते हो, आप किस स्टेट में रहते हो, थोड़ा बताना, तो आपको यूपी में रहते हैं। अब आपसे मैं इसको ढक दूं और पूछूं कि अब बताना कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो जहां आपने लार्ज लिखा है वहीं आप ऐसे कर लोगे। कैसे? ऐसे कर लोगे। जो आपकी खुशी थी वो अब गम में बदल गई। क्यों? क्योंकि ये तो छोटा है ना। अब ये क्या है? छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि वाराणसी से बड़ा हमारा यूपी है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो जब तक दो चीजें नहीं होंगी या बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तब तक हम कंपैरिजन करके ये नहीं बता सकते कि क्या है स्मॉल क्या है लार्ज। तो आप अब बताइए वाराणसी छोटा या बड़ा?
तो वाराणसी आपका वो छोटा है, यूपी बड़ा है। दिस इज माइक्रो एंड दिस वन इज मैक्रो। अब मैं कहूँ यूपी इन विच कंट्री, तो आप कहोगे आई लव इंडिया एंड माई कंट्री इंडिया। तो बेटा जी इंडिया में आप रहते हो, अब जो आपका लार्ज था वो आपका स्मॉल बन गया कि नहीं? अब यहाँ पे ये इंडिया लार्ज हो गया। दिस वन इज मैक्रो एंड दिस वन इज माइक्रो। अब आप कहोगे इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है? इसका इकोनॉमिक्स में है यूज। जैसे मैं आपको बताऊं मार्केट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, इनकम क्या होता है, कास्ट क्या होता है, ये चीजें माइक्रो में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में हम इंडियन एग्रीकल्चर को बेसिक मान के चलते हैं, मैक्रो का पार्ट। और उस इंडियन एग्रीकल्चर को जितने भी फैक्टर प्रभावित करते हैं, या आपके शेयर मार्केट को हम मैक्रो में नहीं काउंट करते हैं या मैक्रो में काउंट करते हैं, ये डिपेंड करता है आप क्या पढ़ रहे हो। तो जनरली हम अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो में पढ़ते हैं, माइक्रो में नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे जो प्रिंसिपल है, लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई, इन पे काम करते हैं। तो जो बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मैक्रो है। तो आप हमसे पूछोगे कि माइक्रो पढ़ना जरूरी है या मैक्रो, मैं कहूँगा दोनों पढ़ना जरूरी है। बिना प्रिंसिपल के कोई चीज काम नहीं कर सकता। मतलब आपको पता होता है कि 6 + 6 12 होता है, पर आपको इतना जानना जरूरी है कि प्लस क्या होता है। प्लस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको कि ऐड करने पे 12 आ रहा है। इसी तरह माइक्रो एक ऐसा मैकेनिज्म है, माइक्रो एक ऐसा टूल है जिसके प्रिंसिपल पे काम करता है मैक्रो, जिसके प्रिंसिपल पे काम करता है मैक्रो। अब आइए दोस्तों, मैक्रो और माइक्रो में हमें लगता है अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब माइक्रो और मैक्रो में क्या पढ़ना होता है उसको देखते हैं। फिर से उसी जगह जहां से शुरू किए थे, ये है माइक्रो और ये है मैक्रो। माइक्रो में बता दें आपको, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वे क्लास 11th में होते हैं। ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है। ये यूपीएससी में से क्वेश्चन आते हैं, इससे पीसीएस लेवल में क्वेश्चन आते हैं, पर आपके एसएससी रेलवे ये सब इसको कवर नहीं करता है। आपकी रिपीटेड सीटेड इसको कवर नहीं करेगा, आपका सुपर टेट इसको कवर नहीं करेगा। सुपर टेट करता है कवर किसको? आपका ये तो बोर्ड में होता ही है 12th में। इसके बाद ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, बैंकिंग। देखिए बैंकिंग बहुत बड़ा छूट गया हमारा, बैंकिंग, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, ये मैक्रो कवर करते हैं। हमें मैक्रो ही पढ़ना है पहले, बाद में हम माइक्रो पढ़ लेंगे। अब हमें मैक्रो में क्या पढ़ना है आइए वो देखते हैं। मैक्रो में हमें पढ़ना होता है इंडियन एग्रीकल्चर। हमें पढ़ना होता है बजट, हमें पढ़ना होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको इंग्लिश में बीओपी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है बीओपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको पढ़ना है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बीओटी बोलते हैं। हमें पढ़ना है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हमें पढ़ना है
मनी, हमें पढ़ना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज डोमेस्टिक और फॉरेन, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ना पड़ता है। जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IDA हो गया, समझ आई बात की नहीं। उसके बाद हमारे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम है, आपको फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ना है थोड़ा सा। क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों इतना हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, जो चीज छूट गई हैं वो भी कवर कर देंगे हम। फिलहाल इतनी चीजें हमें पढ़नी है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम को कवर करता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बजट को। मैं जिसको पेन से रेड कर रहा हूँ, देखिए आपको इसी में प्लानिंग कमीशन पढ़ना होता है, इसी में सेंसस पढ़ना होता है, जनगणना इसी में आता है। इसमें बात की नहीं, इसी में आपको सेंसस पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन पढ़ना है, एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है। तो इंडियन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है दोस्तों। आपको देखिए सबसे बड़ा चैप्टर मैं भूल गया, आपका नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेशनल इनकम, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हमें पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन आता है, इसको हमें पढ़ना है। जैसे फाइनेंशियल मार्केट में होता है दो मार्केट, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द कैपिटल मार्केट, दैट इज सेबी। सेबी का नाम सुना है बच्चों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में इसका फाउंडेशन हुआ था, इसको 1992 में रेगुलेशन किया गया था, बनाया गया था 1990 में। इसी तरह आपको पूछता है मनी मार्केट कौन रेगुलेट करता है, तो आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ोगे तो वहां समझ जाओगे कि मनी के मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सबसे हेड, सबसे ऊपर बैठा हुआ है RBI। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपके बोर्ड में तो दोनों में डिफरेंस लिखने को अक्सर एग्जाम में आता है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बोर्ड वालों को तो बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बजट 2020 में पास हुआ उसको नहीं पढ़ना है, पर मैं बजट का कॉन्सेप्ट प्लस बजट 2020 में जो पास हुआ है उसको बताऊंगा। ये दोस्तों मैक्रो पढ़ना है, इसमें डिमांड, सप्लाई, कास्ट, प्राइस, इनकम, मार्केट, ये चीजें पढ़नी होती है दोस्तों। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 11th में UPSC PCS कवर करता है, ये हमारे मेजर पोर्सन, ये चाहे 11th 12th हो, चाहे UPSC PCS, रेलवे, बैंकिंग, सारे कुछ इसी से आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों हम इसको ही कवर करके चलेंगे। सबसे बड़ी बात है ये कि जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है, डेली एक न्यूज, एटलीस्ट एक न्यूज आपको हम इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बताएंगे। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? आपको लगेगा कि हम न्यूज सुन के क्या करने वाले हैं। देखिए आप क्या करने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं उनका करंट अफेयर भी साथ में तैयार होगा। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होगी, वे समझ पाएंगे कि जो आखिर हम पढ़ते हैं उसका हम डेली लाइफ में यूज कहाँ है। अब जैसे आप देखिए हमारे दिमाग में क्या चीजें होती है जो हम रोज सुनते हैं। आप RBI एक बार पढ़ लिए कि रेट है बैंकों का, पर RBI क्या करती है, कैसे करती है, क्यों ये रेट घटा बढ़ा रही है, इन चीजों का आप थ्योरी के थ्रू तो पढ़ लेते हो, जाता है भूल। पर डेली लाइफ में आप सुनोगे कि अच्छा ये RBI की गवर्नर है, इन्होंने ये कर दिया, गवर्नमेंट ये कह रही है, RBI बात नहीं मान रही है, RBI बात क्यों मान रही है, इन सारी चीजों को आप सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ जो पढ़ा है कहीं न कहीं वो तो मार्केट में चल रहा है, इसलिए मन से पढ़ना है। तो दोस्तों आपको एक डेली करंट अफेयर की न्यूज भी साथ में सुनाई जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड टू मी, एंड इन द लॉकडाउन पीरियड आई विल रिक्वेस्ट टू यू stay home and stay safe. Thank you. Bye bye. Good night.